दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट सेकंड कार्बन ऑक्सीडेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक पी बाई ओ रेशियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पी बाई ओ रेशियो होता क्या है और पी बाई ओ रेशियो कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बता दें कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं और वो फिफ्थ सेमेस्टर का वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दें कि हमारे चैनल पर मात्र 99 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें कि फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक के वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ उसका पीडीएफ मिलेगा और प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो एक्चुअल प्राइस है 499, लेकिन अभी ऑफ़र प्राइस चल रहा है 99। तो जल्दी कीजिए और जल्द से जल्द आप सभी फिफ्थ सेमेस्टर का सब्सक्रिप्शन ले लें। तो यदि हम बात करें पी बाई ओ रेशियो की, तो पी बाई ओ रेशियो को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, पहले इसको समझते हैं। इट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर फॉर्म फ्रॉम एडीपी बाय द फॉस्फोराइलेशन पर ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फास्फोराइलेशन में कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है एडीपी से और कितना ग्राम ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से फास्फोराइलेशन के द्वारा कितना एडीपी बन रहा है एटीपी से और कितना ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं पी बाई ओ रेशियो। तो इसका फार्मूला क्या होगा? पहला फार्मूला है पी बाई ओ रेशियो के लिए, मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी फास्फोराइलेटेड डिवाइडेड बाय एटम ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस। यानी कि एडीपी के द्वारा कितने फास्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी बन रहे हैं और कितना ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कितना एटम ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एक और फार्मूला है पी बाई ओ रेशियो के लिए, फास्फेट ग्रुप एस्टेरिफाइड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि कैसे हम पी बाई ओ रेशियो को निकाल सकते हैं। यानी कि NAD, ATP, इन सभी के लिए पी बाई ओ रेशियो कितना होगा। तो जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखा होगा कि जब ATP सिंथेटेज जो एंजाइम है उसके ट्रांसलोकेशन में 3 प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि ATP का फॉर्मेशन होता है। और इसी के साथ साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ADP और ATP के ट्रांसपोर्ट में भी एक प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से देखा जाए 3 प्रोटॉन चाहिए होता है ATP सिंथेटेज के लिए और 1 प्रोटॉन चाहिए होता है ADP, ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इस तरह से देखा जाए जो नेट प्रोटॉन की ज़रूरत होती है एक ATP के सिंथेसिस के लिए वो है 4 प्रोटॉन। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे एक NADH से 2.5 ATP का फॉर्मेशन होता है और एक FADH से 1.5 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जब ATP का सिंथेसिस होता है तो वहाँ पर 3 प्रोटॉन यूटिलाइज होते हैं और एक प्रोटॉन यूटिलाइज होता है इनऑर्गेनिक फास्फेट ADP और ATP के ट्रांसपोर्ट में। तो कैसे पी बाई ओ रेशियो निकाला जाता है इसको हम समझते हैं। और अभी मैंने बताया था कि 4 प्रोटॉन यूज़ होंगे एक ATP के फॉर्मेशन में। तो अगर हम NADH की बात करें तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक NADH में जो था उसने कितने प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट किए थे इनर मेम्ब्रेन में, और उसको हम डिवाइड कर देंगे कि कितने प्रोटॉन की ज़रूरत होती है ATP के सिंथेसिस में। तो यदि हम बात करें NADH की तो इसने 10 प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट किए थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि 4 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है एक ATP के सिंथेसिस में। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5। तो इस तरह से NADP का एक जो मॉलिक्यूल है वह 2.5 ATP जनरेट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया है कि 1 ADP फॉर्मेशन हो रहा है 2.5 ATP का, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे हो रहा है कि 10 प्रोटॉन जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और 4 प्रोटॉन जो है रिक्वायरमेंट होती है ATP के सिंथेसिस में। वही हम बात करें FADH की तो एक FADH मॉलिक्यूल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है 6 प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में।
और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है एटीपी के सिंथेसिस में। तो 6 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आएगा 1.5 एटीपी, यानी कि एक FeDH से 1.5 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि एक NADH से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा, तो वो होगा 2.5, और एक FeDH से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा, तो वो होगा 1.5 एटीपी। और आपके एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसको याद रखिएगा। अब बात आती है कि पहले कुछ बुक में जो दिए गए थे कि एक NADPH से 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एक FADH से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको बता दें कि ये एक ओल्डर कंसेप्ट था, यानी कि एक पुराना सिद्धांत है। अब जो रिसेंट है, रिसेंटली बताया गया है कि एक वैज्ञानिक थे पीटर हिंकेल, उन्होंने बताया कि अब जो है आपके एक NADH मॉलिक्यूल से 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और FADH से आपके 1.5 एटीपी बनते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। रिसेंटली जो आपका है NADH से 2.5 एटीपी और 1 FADH से 1.5 एटीपी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि एटीपी जनरेशन के जो न्यू वैल्यू है और ओल्ड वैल्यू है वो दोनों प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ NADH, तो NADH से जो एटीपी का जनरेशन होता है, मतलब कितने एटीपी बनते हैं, अगर उसकी ओल्ड वैल्यू देखा जाए तो वो है 3, यानी कि पहले ये माना जाता था कि NADH से एक NADH से 3 एटीपी बनते हैं, लेकिन प्रेजेंट में अब क्या है 2.5। तो 2.5 कैसे आया, हमने देखा P/O रेशियो से। वहीं FADH के एक मॉलिक्यूल से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये ओल्ड वैल्यू है। अगर हम रिसेंट या प्रेजेंट वैल्यू देखें तो वो है 1.5। अब ग्लूकोज की बात करते हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन में कुल 38 एटीपी बनते हैं, लेकिन प्रेजेंट में इसको अब 32 रखा गया है। वहीं एक एसिटिल कोएंजाइम से कुल 12 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन रिसेंटली अब ये कितना हो गया है 10 एटीपी। तो ये कुछ वैल्यू है, ओल्डर वैल्यू और न्यू वैल्यू जो कि एटीपी के दिए गए हैं। तो आप इनको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, और इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि P/O पर आधारित था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।